हमारे सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा वीडियो रानी पद्मिनी वीरता और शौर्य के बारे में है। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत आक्रमणकारियों द्वारा स्थापित राज्य फिर भी शक्तिशाली हो रहा था। सुल्तानों ने एक या दूसरे बहाने से मेवाड़ पर बार बार हमले किए। यहाँ हम रानी पद्मानी की कहानी याद कर सकते हैं, जो चित्तौड़ पर अल्लाह उद्दीन खिलजी के हमले का बहाना थी। उन दिनों चित्तौड़ राजा रतन सेन के शासन में था, जो एक बहादुर और महान योद्धा राजा थे। एक प्यार करने वाले पति और न्यायप्रिय शासक होने के अलावा रतन सिंह कला के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से एक राघव चेतन नाम का एक संगीतकार था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि राघव चेतन एक जादूगर भी था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने के लिए अपनी बुरी प्रतिभा का इस्तेमाल किया और दुर्भाग्य से वह बुरी आत्माओं को जगाने के अपने गंदे कृत्य में रंगे हाथों पकड़ा गया। यह सुनकर राजा रतन सिंह क्रोधित हो गए और उन्होंने राघव चेतन का चेहरा काला करके उसे गद्दे पर बिठाकर अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। इस कठोर सजा के कारण राजा रतन सेन को एक ऐसा दुश्मन मिल गया जो कभी समझौता नहीं कर सकता था। अपने अपमान से दुखी होकर राघव चेतन दिल्ली की ओर चल पड़ा, जिसका उद्देश्य दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर हमला करने के लिए उकसाना था। दिल्ली के निकट पहुंचकर राघव चेतन दिल्ली के पास के एक जंगल में जाकर बस गए, जहां सुल्तान अक्सर हिरणों के शिकार के लिए जाया करते थे। एक दिन जब सुल्तान के शिकार दल की जंगल में आने की आहट मिली तो राघव चेतन ने अपनी बांसुरी पर मधुर स्वर बजाना शुरू कर दिया। जब राघव चेतन की बांसुरी की मनमोहक धुनें सुल्तान के दल तक पहुंची तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि जंगल में कौन इतनी कुशलता से बांसुरी बजा सकता है। सुल्तान ने अपने सैनिकों को उस व्यक्ति को लाने के लिए भेजा और जब राघव चेतन को उसके सामने लाया गया तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली में अपने दरबार में आने के लिए कहा। चालाक राघव चेतन ने राजा से पूछा कि वह उसके जैसे साधारण संगीतकार को क्यों रखना चाहता है, जबकि उसके पास और भी कई खूबसूरत चीजें हैं। राघव चेतन का क्या मतलब था? इस पर आश्चर्य करते हुए अलाउद्दीन ने उससे स्पष्टीकरण मांगा। रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताए जाने पर अलाउद्दीन की वासना जागृत हुई और तुरंत अपनी राजधानी लौटते ही उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। लेकिन चित्तौड़ पहुंचने पर अल्लाह उद्दीन को निराशा हुई। उसने पाया कि किले की सुरक्षा बहुत कड़ी है। पद्मिनी की पौराणिक सुंदरता को देखने के लिए बेताब उसने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह पद्मिनी को अपनी बहन मानता है और उससे मिलना चाहता है। यह सुनकर बेखबर रतन सेन ने पद्मिनी से भाई से मिलने के लिए कहा, लेकिन पद्मिनी सांसारिक रूप से अधिक समझदार थी और उसने कामुक सुल्तान से व्यक्तिगत रूप से मिलने से इनकार कर दिया। अपने पति राणा रतन सिंह के समझाने पर रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन को केवल दर्पण में देखने की अनुमति दे दी। जब अलाउद्दीन को यह संदेश भेजा गया कि पद्मिनी उसे देख सकती है, तो वह अपने चुने हुए सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के साथ किले में आया और महल की ओर जाते समय किले की सुरक्षा का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया। पद्मिनी को आईने में देखकर वासना से भरे भाई अल्लाह उद्दीन खिलजी ने फैसला किया कि उसे पद्मिनी को अपने लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अपने शिविर में लौटते समय अल्लाह उद्दीन कुछ दूरी तक राजा रतन सिंह के साथ था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए चालाक सुल्तान ने धोखे से रतन सिंह का अपहरण कर लिया और उसे अपने शिविर में बंदी बना लिया और मांग की कि अगर पद्मिनी अपने पति राजा रतन सिंह को फिर से जीवित करना चाहती है तो उसे अल्लाह उद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। राजपूत सेनापतियों ने सुल्तान को उसके ही खेल में परास्त करने का निर्णय किया और यह संदेश भेजा कि अगली सुबह पद्मिनी को अलाउद्दीन को दे दिया जाएगा। अगले दिन भोर होते ही 150 पालकियां ढके हुए डिब्बे, जिनमें मध्यकाल में शाही महिलाओं को ले जाया जाता था, किले से निकलीं और अलाउद्दीन के शिविरों की ओर चल पड़ी।
पालकियां उस तंबू के सामने रुकीं जहां राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। यह देखकर कि पालकियां चित्तौड़ से आई हैं और यह सोचकर कि वे अपने साथ उनकी रानी को भी लाई हैं, राजा रतन सिंह को बहुत शर्मिंदगी हुई। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पालकियों में से उनकी रानी और उनकी दासियां नहीं, बल्कि पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक निकले, जिन्होंने तुरंत रतन सेन को मुक्त किया। और अलाउद्दीन के यह सुनकर कि उसके इरादे विफल हो गए हैं, लंपट सुल्तान क्रोधित हो गया और उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सुल्तान की सेना किले में घुसने में सफल नहीं हो पाई। तब अलाउद्दीन ने किले की घेराबंदी करने का फैसला किया। घेराबंदी लंबी चली और धीरे धीरे किले के भीतर मौजूद आपूर्ति समाप्त हो गई। अंत में राजा रत्न सिंह ने आदेश दिया कि राजपूत द्वार खोल दें और घेराबंदी करने वाली सेना को खत्म करने के लिए लड़ें। इस फैसले के बारे में सुनकर पद्मिनी ने फैसला किया कि उनके पुरुष सुल्तान की सेना के साथ इस फैसले के बारे में सुनकर पद्मिनी ने फैसला किया कि उनके पुरुष सुल्तान की सेना के साथ असमान संघर्ष में जा रहे हैं, जिसमें उनका मरना निश्चित था। चित्तौड़ की महिलाओं को या तो आत्महत्या करनी होगी या विजयी दुश्मन के हाथों अपमान सहना होगा। जौहर के जरिए आत्महत्या करने का विकल्प था। एक विशाल चिता जलाई गई और उनकी रानी के पीछे पीछे चित्तौड़ की सभी महिलाएं आग की लपटों में कूद गईं और बाहर इंतजार कर रहे कामुक दुश्मन को धोखा दिया। अपनी महिलाओं के मर जाने के बाद चित्तौड़ के पुरुषों के पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा था। वे किले से बाहर निकले और सुल्तान की विशाल शक्तिशाली सेना के साथ भयंकर युद्ध करते रहे, जब तक कि वे सभी मारे नहीं गए। इस अग्नि परीक्षा जीत के बाद सुल्तान की सेना किले में घुसी, जहां उन्हें उन महिलाओं की राख और जली हुई हड्डियों का सामना करना पड़ा, जिनके सम्मान को वे अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए भंग करने जा रहे थे। जौहर करने वाली इन महिलाओं को मरना पड़ा, लेकिन उनकी याद आज भी कविताओं और गीतों के माध्यम से जीवित रखी गई है, जो उनके उस कार्य का महिमा मंडन करते हैं जो उस समय और परिस्थितियों में सही था। इस प्रकार उनके सर्वोच्च बलिदान को सम्मान की एक प्रभा मंडल दी जाती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।